हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हम लोगों ने पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर लिया था। अब हम उसके आगे आज मध्य पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के विषय में देखते हैं। मध्य पाषाण काल, इसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक। ये 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहता है। कोई कोई इतिहासकार इसे 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व कहते हैं, कोई 4,000 कहता है। हमें उस झगड़े में ज़्यादा नहीं पड़ना है, बस मोटा मोटा इसका समय 10,000 से 9,000, 6,000, 7,000, 8,000 कुछ भी हो, उतना हमें मान लेना है। अब मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व। मध्य यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। मतलब पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच बीच में जो काल आएगा उसे मध्य पाषाण काल कहेंगे। तो मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। पूरा पाषाण काल के समय पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा था। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलने लगी, बर्फ पिघलने से घास के मैदान बने। जब घास के मैदान बने तो घास खाने वाले जीव बढ़े, जैसे गाय, बैल, बकरी, भेड़, इनकी संख्या बढ़ी और इन पशुओं को मानव ने पालना शुरू कर दिया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई। तो मध्य पाषाण काल में जब तापमान बढ़ा तो घास के मैदान बढ़े। घास के मैदान बढ़ने से घास खाने वाले जीव जैसे गाय, बैल, बकरी, इन सब की भी संख्या बढ़ी। जब इनकी संख्या बढ़ गई तो मानव ने इनको पालना शुरू कर दिया धीरे धीरे। इस प्रकार से मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। अभी तक कल हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल में मानव ने पशुओं को पालना नहीं शुरू किया था, क्योंकि पशु बहुत कम होते थे और बड़े बड़े पशु होते थे, उनको पाला नहीं जा सकता था, वो हिंसक होते थे। पर अब पालतू पशु जैसे गाय, बैल, भैंस, ये सबों की संख्या बढ़ने लगी। जब इनकी संख्या बढ़ने लगी तो मानव ने अब मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू कर दिया था। और मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ते का जंगली पूर्वज था, क्योंकि मानव मुख्यतः शिकार करता था और शिकार करने में कुत्ता उसको शिकार को पकड़ने में सहायता करता था। इसलिए मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाल लिया था। तो मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ते का जंगली पूर्वज था। इसके बाद मानव ने भेड़ बकरी को पाला। जब कुत्ता पाल लिया तो उसके बाद भेड़ बकरी आसानी से किसी भी जलवायु में जीवित रह सकते हैं, तो उसको मानव ने पालना शुरू किया। और सबसे अंत में मवेशियों को मानव ने पालना शुरू किया। मानव ने सबसे अंत में मवेशियों को पाला था। तो सबसे पहले मानव मुख्यतः शिकार करता था, इसलिए कुत्ते को पालना लगा था, कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था। फिर उसके बाद भेड़ बकरी को पालने लगा, क्योंकि वो किसी भी जलवायु में आसानी से जीवित रह सकते हैं। फिर उसके बाद जब मानव पशुपालन में अभ्यस्त हो गया तो वो मवेशियों को पालने लगा। और पशुपालन का सबसे पुराना साक्ष्य आदमगढ़, होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश और बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो मध्य पाषाण काल का जो पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य है वो आदमगढ़ भी होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश और बागोर, भीलवाड़ा जिला राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। तो मध्य पाषाण काल में ये दो स्थानों आदमगढ़ और भीलवाड़ा जिले से जो बागोर है, यहाँ से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि शायद मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। परंतु मध्य पाषाण काल में मानव ने खेती करना शुरू नहीं किया था। मध्य पाषाण काल में मानव खेती नहीं करता था। मानव ने केवल पशुओं को पालना शुरू किया था, खेती नहीं किया था। वो खेती करने की कोशिश की थी, पर वो पौधे नहीं उगा पाया था। तो ये माना जाता है कि मध्य पाषाण काल में मानव ने खेती करना शुरू नहीं किया था। मानव अभी भी आखेट और खाद्य संग्रहण पर ही निर्भर था। जैसे पूरा पाषाण काल में मानव आखेट मतलब शिकार और खाद्य पदार्थ इकट्ठा करके अपने जीवन यापन करता था, वैसे अभी भी करता था। अब इस समय भी आखेट और खाद्य संग्रह करता था। बस एक काम और एक्स्ट्रा करने लगा था कि उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। परंतु खेती मानव ने मध्य पाषाण काल में अभी भी शुरू नहीं किया था।
मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म होने से जनसंख्या वृद्धि भी होने लगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण आखेट और खाद्य संग्रह से मानव के भोजन की पूर्ति संभव नहीं थी। इसलिए मानव ने पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू किया था। तो ये प्रश्न है कि मानव ने पशुपालन शुरू क्यों किया था? ऐसी क्या जरूरत आ गई कि मानव पहले केवल शिकार करता था और बाद में उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया? क्योंकि जब जलवायु गर्म हुई, जब जलवायु गर्म होती है तो जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो जनसंख्या बढ़ी तो केवल आखेट और भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके मानव के भोजन की पूर्ति पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए मानव ने अब पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया कि हमको ज्यादा भोजन मिलने लगे। और प्रारंभ में जो पशु पाले जाते थे वो मुख्यतः शिकार के लिए होता था। मानव मतलब पशुओं का मांस खाने के लिए मानव मुख्यतः पालता था इसको, ना कि दूध के लिए। तो मानव जो शुरुआत में पशु पालता था वो केवल मांस खाने के लिए पाले गए थे, ना कि दूध के लिए। मध्य पाषाण काल में मानव छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगा। अभी हमने कल देखा था कि पूरा पाषाण काल में मानव बड़े बड़े पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, परंतु मध्य पाषाण काल में मानव ने छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये जो छोटे पत्थर के औजार थे इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है और इनका आकार 8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं था और इनका आकार 8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं था। तो मध्य पाषाण काल में मानव छोटे छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगा था। इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इनका आकार 8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं था। तो ये इन छोटे छोटे औजारों का मानव प्रयोग क्या करता होगा 8 सेंटीमीटर के? जैसे तीर का नोक होता है, भाले का नोक होता है, उस नोक की जगह पे इन छोटे छोटे पत्थर के औजारों को लगा दिया जाता था, बस उससे शिकार करने में काम आता था। इन औजारों का उपयोग तीर की नोक तथा भाले की नोक के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ये जो माइक्रोलिथ थे इनका प्रयोग तीर के आगे जो नुकीला भाग होता है और भाले की जो नोक होती है उसके रूप में प्रयोग किया जाता था। तो मध्य पाषाण काल में मानव छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था और इनका आकार बहुत ज्यादा 8 सेंटीमीटर होता था और इनका प्रयोग तीर की नोक और भाले की नोक के रूप में किया जाता था। और मध्य पाषाण काल में छोटे जानवर जैसे खरगोश और पक्षियों की संख्या बढ़ गई थी। इन छोटे जानवरों के शिकार के लिए तीर कमान एक महत्वपूर्ण हथियार था। तो जो मध्य पाषाण काल है उसमें बड़े जानवर की जगह छोटे जानवर ज्यादा हो गए थे। बड़े जानवरों को मारने के लिए बड़े हथियारों की आवश्यकता होती है, लेकिन खरगोश और पक्षियों को मारने के लिए छोटे छोटे तीर कमान भाला जैसे हथियारों की आवश्यकता होती है। इसलिए मध्य पाषाण काल में छोटे पशु खरगोश और पक्षियों की संख्या बढ़ने के कारण तीर कमान वगैरह का विकास किया गया था। और मध्य पाषाण काल में गुफा की दीवारों पर चित्र बहुतायत में मिले हैं, जिसमें भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश प्रमुख है, जिसमें लगभग 500 गुफाओं में शैल चित्र बने मिले हैं। तो जो मध्य पाषाण जैसे उच्च पुरा पाषाण काल में मानव ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू कर दिया था और मध्य पाषाण काल में मानव बड़ी संख्या में गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाने लगा था और इन गुफाओं की दीवारों का मुख्य विषय मुख्यतः मानव के शिकार, भोजन संग्रह, नृत्य इन सब से जुड़ा होता था। तो मध्य पाषाण काल में मानव जो था वो गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाने लगा था और वे ज्यादा संख्या में मिली है। शुरुआत तो उच्च पुरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन मध्य पाषाण काल में बहुत बड़ी संख्या में गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनने लगे हैं, जिसमें एक भीमबेटका गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, इसमें लगभग 500 गुफाओं में शैल चित्र बने मिले और कुछ अन्य गुफाएं शैल चित्रों से संबंधित भी मिली हैं। वो निम्न है, जैसे ये गुफाएं हैं जहां पर हमें शैल चित्र बने मिले हैं। पहला है मध्य प्रदेश राज्य में ये खरवार, जावरा, कठोतिया, मध्य प्रदेश की खरवार, जावरा, कठोतिया गुफाओं में शैल चित्र बने हुए मिले हैं। ओडिशा की सुंदरगढ़, संबलपुर,
ओडिशा के सुंदरगढ़ और संबलपुर से भी शैल चित्र मिले हैं। केरल के झूटू गुफाओं से शैल चित्र मिले हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश की खरवार, जावरा, कठोटिया, ओडिशा की सुंदरगढ़, संबलपुर, केरल की एजूतू गुफाओं से शैल चित्र मिले हैं। और मध्य पाषाण काल में मानव ने जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। तो जो मध्य पाषाण काल था उसमें मानव ने जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। कपड़ों की जरूरत मुख्यतः जाड़े में पड़ती थी और कपड़े मानव गर्मियों के समय लगभग कपड़े नहीं पहनता था, उसको जरूरत नहीं रहती थी, गर्मी में आसानी से जिंदगी कट जाती थी। लेकिन जब जाड़े का समय आता था तो मानव को ठंड लगती थी और ठंड से बचाव के लिए उसे कपड़े पहनना पड़ता था। इसलिए वो जानवरों की खाल अपने शरीर पर सुखाकर धूप में लपेट लेता था। जब धूप में वो मृग चर्म जैसे हिरन की खाल वगैरह से बने हुए जो कपड़े हैं, हिरन की खाल वगैरह जैसे मानव ने किसी पशु को मारा और फिर उसको मारकर जो उसकी खाल मिली उसको धूप में रख दिया, वो सूख गई, फिर उसको जाड़े में अपने शरीर पर लपेट लिया, इस तरह से कपड़े पहनता था। तो मध्य पाषाण काल में मानव ने जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। कपड़ों की जरूरत मुख्यतः जाड़े में पड़ती थी। एक या दो मृग चर्म मानव के ठंड से बचाव के लिए काफी होते थे। एक या दो मृग चर्म मतलब एक या दो हिरन की खाल वगैरह जो होती थी वो मानव अपने शरीर में लपेट लेता था और जाड़े के लिए काफी होता था। और मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल देखते हैं। पहला है आदमगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में आदमगढ़ जगह है। आदमगढ़ से मानव द्वारा प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ से मानव द्वारा सबसे पहले जो पशुपालन हुआ था उसके साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है बागोर, ये राजस्थान में है। बागोर से प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो बागोर राजस्थान से प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा है लंगनाज, ये गुजरात में है। लंगनाज से जंगली जानवरों गैंडा, काला हिरण आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो लंगनाज से क्या मिला है? जंगली जानवर गैंडा, काला हिरण आदि के साक्ष्य मिले हैं। और चौथा स्थल है मादाहा, ये प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मादाहा है। मादाहा से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मादाहा से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। चौथा है सराय नाहरराय, ये भी प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है। सराय नाहरराय से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। सराय नाहरराय से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। अगला स्थल है दमदमा, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश की ये भी है। दमदमा से 41 मानव सवाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5 सवाधान युग्म सवाधान है और एक सवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो दमदमा में क्या है? 41 मानव के सवाधान मिले, मतलब 41 कब्रें जैसी मिली हैं। और इसमें 5 सवाधान युग्म है, मतलब 5 जगहों 5 जो कब्रें हैं उनमें एक साथ 2-2 लोगों को दफनाया गया है एक ही कब्र में। और एक सवाधान में 3 मानव कंकाल है, मतलब एक कब्र में 3 मानव कंकाल है। तो पूरे 41 सवाधान मिले हैं, उसमें भी 5 में एक ही कब्र में 2-2 लोग हैं और एक सवाधान में एक ही कब्र में 3 लोग हैं। तो इस प्रकार दमदमा से 41 मानव सवाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5 सवाधान युग्म सवाधान है और एक सवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। नदियों की घाटियां हैं जहां पर बहुत सारे मध्य पाषाणिक स्थल मिले हैं। तो नदियों की घाटियां नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही आदि नदियों की घाटियों के किनारे मध्य पाषाण काल के अनेक स्थल पाए गए हैं। तो कौन कौन सी? एक नर्मदा है, ताप्ती, साबरमती, माही, ये जो नदियां हैं इन नदियों की घाटियां मतलब नदी का किनारा मध्य पाषाण काल के अनेक स्थल पाए गए। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही आदि नदियों की घाटियों के किनारे मध्य पाषाण काल के अनेक स्थल पाए गए हैं।
मृदभान के बारे में। मृदभान मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो ज्यादातर मृदभान का मतलब है मिट्टी के बर्तन। तो ज्यादातर मध्य पाषाणिक स्थलों पर मृदभान नहीं पाए जाते हैं। मतलब ज्यादातर जो मध्य पाषाण काल के जितने भी स्थल अभी हमने देखे वहां पर मृदभान नहीं पाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन नहीं पाए जाते हैं। परंतु गुजरात के लंगनाज और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कैमूर क्षेत्र, जिसे बेलन घाटी कहा जाता है, में कुछ मृदभान पाए गए हैं। तो ज्यादातर जो मध्य पाषाणिक स्थलों पर मृदभान नहीं पाए जाते हैं, परंतु गुजरात के लंगनाज और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कैमूर क्षेत्र में कुछ मृदभान पाए गए हैं। भारत में लघु पाषाणिक उपकरणों की सर्वप्रथम खोज 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाइल ने की थी। इसी के बाद भारत में लघु पाषाण काल के विषय में जानकारी हुई। तो जो भारत में लघु पाषाणिक उपकरण है, इनकी सर्वप्रथम खोज 1867 में एक सीएल कार्लाइल थे, उन्होंने की थी। जब सीएल कार्लाइल ने लघु पाषाण उपकरणों की खोज की तो उसी के बाद भारत में लघु पाषाण काल के विषय में जानकारी हुई। मतलब 1867 में सीएल कार्लाइल ने लघु पाषाणिक उपकरण जो छोटे छोटे बताए थे 1 से 8 सेंटीमीटर के, उनको खोजा। तो उसके बाद पता चला कि अच्छा, मध्य पाषाण का काल भी कुछ था और लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण काल के विषय में उसके बाद खोजबीन शुरू हुई। मध्य पाषाण काल में मानव अंत्येष्टि के भी प्रमाण मिले, अर्थात मानव शवों को दफनाने लगा था। अभी तक कल जो पूरा पाषाण काल पड़ा था उसमें मानव ने पशुओं या इंसानों किसी को भी दफनाना नहीं शुरू किया था। पशुओं को तो दफनाने कोई बात ही नहीं है, लेकिन मानव शवों को भी दफनाता नहीं था पूरा पाषाण काल में। परंतु मध्य पाषाण काल में मानव शवों को दफनाने लगा था। तो मध्य पाषाण काल में मानव अंत्येष्टि के भी प्रमाण मिले, अर्थात मानव शवों को दफनाने लगा था। मध्य पाषाण काल में मानव ने अग्नि का प्रयोग भी शुरू कर दिया था, जो इसे पूरा पाषाण काल से अलग करता है। अभी हमने उच्च पूरा पाषाण काल में देखा था कि मानव ने अग्नि की खोज कर ली थी, परंतु अग्नि का प्रयोग ज्यादा नहीं करता था। पर अब मध्य पाषाण काल में मानव अग्नि का प्रयोग शुरू कर देगा। जब अग्नि का प्रयोग शुरू हो जाएगा तो अब मानव ने भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। क्योंकि अग्नि का प्रयोग मानव ने शुरू कर दिया तो मानव भोजन को पकाकर खाने लगेगा मध्य पाषाण काल में। और सराय नाहर राय में मिले कुछ मानव कंकालों में तीर के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि शायद मध्य पाषाण काल में पुरुष आपस में लड़ना शुरू कर दिए थे। मध्य पाषाण काल में कुछ मानव कंकाल मिले जिसमें उसके सिर पर कोई कहता है पत्थर या तीर के निशान मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद जब लोग लड़ते हैं तो एक दूसरे को पत्थर मारते हैं ना, तो शायद लगता है कि ऐसे ही मानवों ने जब लड़ाई की होगी तो एक दूसरे को सिर पर पत्थर मारा होगा या तीर मारा होगा। तो शायद लगता है कि अब मध्य पाषाण काल में मानव ने लड़ाई करना भी शुरू कर दिया था। तो अब मानव ने भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया था मध्य पाषाण काल में। सराय नाहर राय में मानव कंकाल में तीर के निशान मिले हैं, तो ऐसा पता चलता है कि शायद मानवों ने आपस में लड़ना भी शुरू कर दिया था। सराय नाहर राय एवं मादाहा ऐसे स्थल है जहां से प्रथम स्तंभ गर्त पाए गए, अर्थात स्तंभ गाड़ कर छत बनाई गई होगी। मानव अभी मध्य पाषाण काल में स्थायी तौर पर कहीं नहीं रहता था, लेकिन झोपड़ी की तरह अस्थायी तौर पे बस्तियां बना लेता था। कहीं झोपड़ी बना लिया, कुछ दिन रहा स्तंभ गाड़ के, जैसे आजकल बांस वगैरह गाड़ के लोग झोपड़ी बना लेते हैं, वैसे ही उस समय भी मध्य पाषाण काल में मानव ने स्तंभ या खंभा या बांस समझ सकते हैं, इनको सबको गाड़ के छोटी छोटी झोपड़ी बना लेता था। कुछ दिन एक जगह रहता था फिर चला जाता था। मतलब मानव का एक समूह होता था, मानव समूह में रहता था, वहां झोपड़ी बनाई कुछ दिन और फिर वहां पर रहा, फिर कुछ दिन बाद चला गया। ये स्थायी बस्तियां नहीं होती थी, अस्थायी होती थी।
तो सराय, नाहरराय एवं मादहा ऐसे स्थल हैं जहां से प्रथम स्तंभ गर्त पाए गए हैं, अर्थात स्तंभ गाड़ कर छत बनाई गई होगी। विंध्य क्षेत्र के लेखैयापुरा स्थल से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। एक लेखैयापुरा स्थल है, विंध्य क्षेत्र में है, वहां से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हमने आज मध्य पाषाण काल की क्लास पूरी कर ली है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और इस क्लास को शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। अब कल मिलते हैं नव पाषाण काल।